जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार निराला और आज आप लोगों के बीच जो वीडियो में लेकर आया हूं वह है आर्ट्स, जो कि कल आप लोगों का परीक्षा और हमारे मैट्रिक प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों को सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको जो है बेस्ट विशेष कहना चाहूंगा। अभी तक जो आपका परीक्षा गया है बहुत ही अच्छा गया है और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि कल सोशल साइंस का भी परीक्षा आपका बेहतरीन जाए। तो आप अपने इस परीक्षा में पूरे जोशो जज्बा के साथ उतरिए और मैं कुछ प्रश्न को कल के लिए मैं आपके बीच में छोड़ूंगा। आइए, निराला आर्ट्स क्लासेस जो कि आपको हमेशा प्रमोट करता है कि आप सोशल साइंस की अच्छी तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब से ये बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली होने लगी है, आर्ट्स का जो है अपना एक अलग क्रेज फिर से लोगों के बीच में जग रहा है और होनी भी चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे विषय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनकी तैयारी के बदौलत ही हम आगे किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल लेते हैं। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का आपका दौर। क्या पता कल हमारे जुबान से निकले हुए कोई भी प्रश्न जो आपके इस एग्जाम का एक हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने द्वारा लिखी हुई एक मटेरियल से रूबरू कराता हूं, जो कि मैं काफी अंत में उसको लिख के पूरा किया और आपको डिलीवर नहीं कर पाया था। आइए, ये लगभग 160 पेजेस का है। ये हम निराला विद्या मंदिर के सौजन्य से इस मटेरियल को आपके बीच में रिप्रेजेंट किए हैं। यहां पर ये प्रश्न जो देखिए, आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां से क्या आएगा? राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। हम पहले से जानते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसा फीलिंग्स है जो लोगों में अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति, जो लोगों के अंदर जब एकजुटता जन्म लेती है, जब लोगों में अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना जन्म लेती है, तो दोस्तों ऐसी फीलिंग्स को राष्ट्रवाद कहते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवाद लोगों के किसी भी समूह की उस विश्वास, उस आस्था का नाम है जिसके बाद वह खुद को उस मिट्टी से जोड़कर वहां से एकजुटता, सांस्कृतिक भी हो सकती है, जातीय भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है। आगे बढ़ते समय कम है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न को देखते हैं, वियना कांग्रेस की उपलब्धियों का वर्णन करें। यहां से यह प्रश्न उपलब्ध आपको कराते। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहिए मेटरनिक युग के बारे में। हम सभी जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, कुछ देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना तब जन्म ली थी जब राजतंत्र अपने निरंकुशता के हद को पार कर दिया था। उस समय मेटरनिक युग, जो कि यूरोप के इतिहास में 1815 से लेकर 1848 तक का जो इतिहास है, उसमें मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा मेटरनिक कौन था, आप जवाब दे सकते हो कि मेटरनिक एक कौन था? तो निरंकुश शासक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह किसी भी प्रकार का संवैधानिक सुधार नहीं करना चाहता था। वो चाहता था राजतंत्र ही रहे। अब देखो, वियना कांग्रेस में क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हम पहले से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि विश्व विजेता बनकर उभर रहा था, इसी बीच में कुछ देशों ने मिलकर उसके विजय रथ को रोक दिया और जिन जिन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया, उन देशों का एक सम्मेलन हुआ। कहां? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। याद रखना मेरे बच्चों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और वहीं से जन्म लिया वियना कांग्रेस। जो उनकी उपलब्धियां क्या थी? वो चाहता था फिर से राजतंत्र स्थापित हो, पुरातन व्यवस्था फिर से लागू हो, और जिन देश मतलब नेपोलियन के द्वारा जो भी जीते हुए प्रांत थे, क्षेत्र थे, उनको विजित देशों ने अपने में क्या कर लिया? बंदर बांट कर दिया, बांट लिया। दोस्तों, आई हैव लेस पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन टकरा जाए। हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सलामती की भी दुआ करेंगे। दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न आ रहा है, उदारवादिता से आप क्या समझते हैं, या उदारवादीता क्या है? देखिए, उदारवाद का अर्थ होता है आजादी अथवा छूट। उदारवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को यह एहसास दिलाता है कि आपके ऊपर में जो भी मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर है उससे आपको निजात यानी कि मुक्ति दिया गया। दोस्तों, तो उदारवादिता आप समझ गए होइएगा। उदारवादिता एक
मतलब उस समय यानी कि जिस समय राष्ट्रवाद का दौर चल रहा था, उस समय में निरंकुश शासक से लोगों को उदारवादिता का जो है ना मतलब दरकार महसूस हो रही थी, एक ऐसी मतलब चाहत जिससे उसको राहत मिल सके। निरंकुश शासन से राहत उदारवादिता को स्पष्ट करती है। मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। नेपोलियन संहिता के बारे में हम सभी जानते हैं, 1804 ईस्वी में लागू हुआ और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूरोपियन समाज दो पार्टों में बटा हुआ था, एक कुलीन वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। हालांकि कुलीन वर्ग के अंतर्गत जो आते थे वो पोप पादरी आते थे, धनी मनी लोग आते थे, और कृषक वर्ग में गरीब लोग आते थे। आई हैड लैक पीरियड ऑफ टाइम। वियना सम्मेलन देख लीजिएगा। वियना नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी, यानी 1815 ईस्वी में सारे जीते हुए देश एकजुट हुए और वहां पर जो सम्मेलन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था को लाना। मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। मेटरनिक युग, सिर्फ आप बने रहिए। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक जो यूरोप में मेटरनिक क्या था? तो एक वियना का शासक था, चांसलर था, लेकिन उसने क्या किया था कि सभी यूरोप के देश के राजाओं को एकजुट करने में सफलता प्राप्त की। मेरे दोस्तों, यहां से आगे बढ़िएगा। जुलाई की 1830 ईस्वी की क्रांति आप डेफिनेटली देख के जाइएगा। जुलाई की मतलब फ्रांस में जो जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? लुई 18वां जो वहां का शासक था, उसके द्वारा किए गए सुधार में जब पोलगेनिक उसके द्वारा जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? तो लुई 18वां के द्वारा पोलगेनिक को जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तथा चार्ल्स दशम का निरंकुश, पहले तो लुई 18वां मर गए, फिर चार्ल्स दशम, ये दोनों शासक सुधार करना ही नहीं चाहता था। लोगों को लगा कि ये दोनों शासकों से हमें मुक्ति चाहिए, और ऊपर से पोलगेनिक जो उसका प्रधानमंत्री था, उसने तो हदें पार कर दी। गरीबों के ऊपर में और भी ज्यादा, यानी कि फ्रांस के लोगों के साथ मतलब बहुत ही ज्यादा, और क्या कहते हैं उसको, अत्याचार, या फिर फ्रांस के लोगों के ऊपर में ज्यादा जो है ना, जब इससे क्या हुआ ना कि लोग उसके खिलाफ भड़क उठे। और 1830 ईस्वी में आपको याद होना चाहिए कि 27 जुलाई से 30 जुलाई तक फ्रांस की पेरिस की गलियों में लोग इकट्ठा हो गए, और इसका नतीजा यह निकला कि इसके विरोध में जो क्रांति हुई, ये कौन सी क्रांति थी? चार्ल्स दशम के विरोध में क्रांति हुई थी। 1830 की क्रांति है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। और देखिएगा अभी जो हम आपको पेश कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का भी उदय हो गया था। अब आइए, अब 1830 की 48 का क्रांति देखकर जाइएगा। ये सब 5 नंबरी क्वेश्चन, 4 नंबरी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब आर्लियंस वंश की स्थापना 1830 क्रांति के बाद हुई, तो उसके द्वारा जो चुने गए शासक थे लुई फिलिप, हालांकि शुरू में तो सही थे, लेकिन बाद में कहते हैं ना कि दौलत का नशा, शोहरत का नशा और औरत का नशा इंसान को खराब कर देती है। और ये जो कुर्सी का ताकत था, उसी के कारण लुई फिलिप जो कि लोगों के द्वारा चुने गए थे, लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ, वो भी भ्रष्ट हो गए। 1848 ईस्वी में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई, और लुई फिलिप की जो नीति थी वो अच्छी नहीं थी। इसके शासनकाल में देश के अंदर में भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं पनपने लगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि कहीं ना कहीं लुई फिलिप की नीतियों ने 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किया। चलो भैया, इटली के एकीकरण को देखकर जाना। सबसे पहले एकीकरण का मतलब होता है इटली के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग देश सुनो क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उत्तरी भाग को कोई हड़प लिया था, दक्षिणी भाग को कोई हड़प लिया था, तब जाकर इटली का एकीकरण एक विश्व इतिहास की प्रमुख घटना है, और 3 चरणों में हुई थी। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। और इटली के एकीकरण के नायक कौन कौन थे? तो मेजनी था, गैरिबाल्डी था, काउंट काबूर था, और विलियम जो है वो भी थे। तो विक्टर इमैनुअल, माफ कीजिएगा, विक्टर इमैनुअल। तो इसको एक बार देख लेना है, और इस क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। मेजनी का योगदान आपसे पूछ सकता है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान का वर्णन करें। आप मेजनी के बारे में लिख दीजिएगा 1805 ईस्वी में।
सार्डिनिया के जेनेवा नामक नगर पर मेजनी का जन्म हुआ था। और मेजनी जो था वह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। बचपन में से सबसे पहले वह कार्बोनरी नामक की गुप्त संस्था का संगठन स्वीकार किया और बाद में जाकर धीरे धीरे इटली को मतलब स्ट्रॉन्ग पृष्ठभूमि देने के लिए उसने यंग इटली की स्थापना की 1831 ईस्वी में। यंग इटली की सफलता को देखते हुए 1833 ईस्वी में फिर से यंग यूरोप की स्थापना की। और हम यूं कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण का जो स्टेज है, मंच है, वो मेजनी के प्रयासों से तैयार किया गया। यही कारण है कि इटली के एकीकरण का मसीहा अथवा पैगंबर कहा जाता है मेजनी को। याद रखना बच्चों, ये 2 लाइन 4 लाइन लिख देना है। आपसे पूछेगा गैरिबाल्डी के कार्यों का वर्णन करे, तो इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण को गैरिबाल्डी ने अपने तलवारों के बल पे पूरा किया। बउआ हम आगे बढ़ेंगे। और फिर पेशे से नाविक था, उसने सिसिली और नेपल्स को क्या किया, इटली में मिलाया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में कहीं ना कहीं तो गैरिबाल्डी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे रुकना नहीं है, अब हम यहां से बढ़ेंगे। तो गैरिबाल्डी इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है बच्चों। मैंने बहुत मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किया था, लेकिन इट वॉज योर जस्ट बैड लक कि लेट से तैयार किया। इसमें 4 विषय है। 4 विषय का मतलब है कि मैं इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, वो भी चैप्टर वाइज, है ना। हर एक चैप्टर्स का मैंने नोट्स बनाकर रख दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है बच्चों। आप लोग अगर चाहते हैं कि अगर इंटरमीडिएट लेवल पर भी अगर आप आर्ट्स लेते हो और एक अच्छे शिक्षक को अगर आप अपने लोकेलिटी में तलाश रहे हो, तो इट्स माय हार्टली डिजायर टू वेलकम हियर। जहां पर अभी ये वीडियो बन रहा है उसी जगह पर सामने में बैठकर आप क्लास करोगे और मुझसे क्लास करोगे। तो बच्चों, निराला आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है, निराला इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलो हम इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। पता नहीं एक क्वेश्चन मुझे बार बार अखर रही है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के बारे में अगर हम बातें करें तो उसे हम जर्मनी के एकीकरण को एक ही व्यक्ति ने पूरा किया था, वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो कि प्रसा का जो राजा था, उसने इसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और बिस्मार्क भी जो है ना पूरी तरीके से विलियम प्रथम ने इसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण कर दे। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। उसने 3 युद्ध किया। और बिस्मार्क जो थे लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया, यानी उसमें विश्वास रखते थे। उसने सबसे पहले 1864 ईस्वी में सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई किया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। 1866 ईस्वी में पहले डेनमार्क के साथ लड़ाई किया, फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई किया, जिसको इतिहास के पन्नों में क्या कहा जाता है, सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। और 1870 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित करके उत्तरी जर्मन को अपने में मिला लिया। तो दैट्स गुड। नाउ आई वुड लाइक, आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी। तो जर्मनी का एकीकरण इतिहास का एक बहुत ही बड़ा घटना है। और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में कई बाधाएं थी। पहला, जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। दूसरा, जर्मनी जो थे वो 300 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। और इनके आपसी राज्यों के राजाओं के बीच में मनमुटाव चल रहा था, आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। यहां राष्ट्रीय एकता का अभाव था। और इसलिए हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण यह एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आई। मेरे पास समय कम है बच्चों, अब हम लोग सीधा चलेंगे हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर। हमारा दूसरा चैप्टर देखिए, हमारे पास तो प्रश्न का इसमें कतार, ये पहले चैप्टर का सारा प्रश्न है, जो कि मैं चाहकर भी अभी आपको इतने ज्यादा नहीं बतला सकता हूं। और देखिए कितना डीपली मैंने इस नोट्स को बनाया है। तो दूसरा चैप्टर हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद है। आपको याद होगा समाजवाद और साम्यवाद। देखिए, समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है ना रुद्र रूप आया,
जब पूंजीपतियों ने दुनिया के अंदर गरीबों, मजलूमों, मजदूरों पर शोषण करने लगा, अत्याचार करने लगा, तो एक नई आर्थिक विचारधारा पनप कर सामने आई, वो थी समाजवादी विचारधारा। और बच्चों, आपसे पूछेगा यूटोपियन समाजवादी कौन थे, तो यूटोपियन समाजवादी जो प्रारंभिक समय में जिसने समाजवाद को लाने की परिकल्पना की, वैसे समाजवादी जिसका नाम है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो, इसे यूटोपियन समाजवादी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे कि वैज्ञानिक समाजवादी कौन थे, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों वैज्ञानिक समाजवादी के रूप में या आधुनिक समाजवाद के रूप में जाने जाते हैं। और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने ही साम्यवाद को जन्म दिया। तो यहां पर सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से आर्थिक व्यवस्था हो, लोक कल्याणकारी व्यवस्था हो, इसके लिए ही साम्यवादी व्यवस्था का उदय हुआ। मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और ये यहां पर वही सारी बातें हैं, साम्यवाद, समाजवाद। लेकिन बच्चों, हम यहां से आगे बढ़ते हुए हम आपको सीधे लेकर चलेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में उनका जीवनी भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और कार्ल मार्क्स जो थे वो बर्लिन और बोन विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा प्राप्त किया। बच्चों, यहां से आप आगे बढ़ते हुए कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बचपन की ही मित्र जेनी के साथ क्या कर लिया? शादी कर लिया। और फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मुलाकात हुई, जो उनके जीवन में साम्यवादी विचारधारा को लाकर समाजवाद को एक साथ रखा। यही कारण था कि इसने एक क्या किया, तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल, ये किताब है, इस किताब की रचना की और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पत्रिका यानी कि मैगजीन्स को निकाला। बेहद अच्छी बात है। आपसे पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को बतावे। डेफिनेटली आप 2-4 सिद्धांत है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब भी हम वस्तुओं के पीछे ललायित होते हैं तो वो चीज हमारे अंदर संघर्ष को पैदा करता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्योंकि जैसे ही अमीरी और गरीबी दो पार्टों में बटेगा तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत और मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसको देख लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अब 1917 ईस्वी में जो रूस में क्रांति हुई, जो विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। दैट इज द बिगेस्ट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, रशियन रेवोल्यूशन। सो गाइस, यहां से इसका क्या ताल्लुक है रूस की क्रांति से? जैसा कि आप पढ़े होइएगा, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जार निकोलस द्वितीय, जो रूस का सबसे निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता था, और जार निकोलस द्वितीय जिसकी पत्नी का नाम था जरीना, और वह एक भ्रष्ट पादरी के चक्कर में पड़ गया था जिनका नाम था रास्पुटिन। बच्चों, रूस की आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी और वो आर्थिक व्यवस्था जो है ना काफी ज्यादा चरमरा गई थी। दैट्स व्हाई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूस के अंदर लोगों को यह लगने लगा था कि किसी भी तरीके से इस जालिम शासक से हमें निजात पाना है, मुक्ति पाना है। दैट्स व्हाई कोई भी चीज एक्सेस हो जाता है ना पार्टनर, तो क्या होता है ना कि ओवर इज एक्सेसिव इज ऑल इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो ना, मतलब रूस के अंदर में ये राजा जो थे जार निकोलस द्वितीय, कितना दिन उसको झेला जाएगा, आप ही बताओ। तो क्या हुआ ना, एक्सेस होते वहां के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया राजतंत्र तो क्या हो गया, हम इसको भी हटा सकते हैं। इसलिए द सुप्रीम पावर इज पब्लिक। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, कोई भी कालखंड रहा हो, ये मायने नहीं रखता है। चाहे वो लोकतंत्र है अभी या पहले राजतंत्र रहा हो, सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। और ये जनता ने ही रूस के अंदर विद्रोह किया और क्या हुआ, रूस की क्रांति हुई। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और जानना चाहिए। क्या मालूम है कि रूस में दो तरह का पार्टी बना, एक बना मेलशेविक और दूसरा बना बोल्शेविक। अब बोल्शेविक क्रांति कहते हैं इसको, मालूम है क्यों? क्योंकि बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत, जिसका ज्यादा संख्या हो किसी भी समाज में। अब हमारे भारत को ले लो, सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है। अब किसान अगर चाहे तो जिसका चाहेंगे सरकार बना देगा, जिसका चाहेगा सरकार गिरा देगा। 10, 20, 25, 50 जो है ना, मुकेश अंबानी अगर चाहेगा ना तो वोट देकर किसी का सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन अगर गरीब किसान चाहेगा, मजदूर चाहेगा ना, तो रातों रात किसी भी सरकार को बना सकता है, किसी सरकार को गिरा सकता है। यहां पर बोल्शेविक दल का नेता कौन था, आपको रिमेंबर होनी चाहिए, लेनिन। अब देखो, लेनिन ने साम्यवाद की नींव डाली। अब यहां हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हमने जो किताब लिखा है ना, मार्वलस 160 पेजेस,
There are 5 subjects concluding in one book: history, pol science, economics, and yes, geography and disaster management. हिंदी में आप समझिएगा, कल परीक्षा देकर आइएगा तब समझे कि नहीं। हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यही सब बात हमने इसमें लिखा। बड़ा जो दिल की भाषा थी, दिल का विचार था, सब लिख के रख दिए। लेकिन इसको क्या था ना कि बहुत इसको परचेज करवाना है, क्योंकि इसको जो है ना इसको किताब का रूप दे रहे हैं, है ना। और किताब बनकर जब ये बिहार के अंदर कई जिलों में ये जाएगा तो आई थिंक डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसर्च बाय उमेश शाह। सो गाइस, बोल्शेविक क्रांति तो आप समझ गए 1917 ईस्वी में 2 बार हुई थी। एक को कहते हैं फरवरी क्रांति, दूसरे को कहते हैं अक्टूबर क्रांति। अब महिला फरवरी क्रांति कब हुई थी मालूम है? मार्च में हुई थी। और अक्टूबर क्रांति कब हुई थी मालूम है? नवंबर में हुई थी। लेकिन नवंबर में हुई थी, लेकिन इसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं क्योंकि ये कैलेंडर का हेरफेर है। एक कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर, एक कैलेंडर था रोमनोव कैलेंडर। तो पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से उस दिन अक्टूबर पड़ रहा था, इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े होइएगा। चलो बहुआ हमारे पास, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 ईस्वी में ऐसा परफॉर्म्स किया ना कि कोई सोच नहीं सकता था। अभी हमारे देश के अंदर मोदी कर रहा है ना, चौंकाने वाला डिसीजन लेते हैं। वैसा ही चौंकाने वाला डिसीजन कौन लिया था? लेनिन ने लिया था। कहां लिया था? रूस में लिया था। क्या किया था मालूम है? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू कर दिया। तो क्या था, जितने भी पैसे वाले लोग थे ना, उनसे सारा प्रॉपर्टी और धन संपत्ति छीन लिया और गरीबों में बांट दिया। क्या किया? सारे प्रॉपर्टी को छीन लिया और गरीबों में बांट दिया एक समान रूप से। ऐसा तो सब देश में होनी चाहिए भाई। अब इसके लिए क्या हुआ मालूम है? रूस के अंदर में दंगा हो गया। जिसका प्रॉपर्टी छिनाया था, जिसका धन संपत्ति छिनाया था, उसने आंदोलन कर दिया। कौन सा आंदोलन कर दिया? उसको कहते हैं, दिमाग लगाइएगा, उसको कहते हैं एका आंदोलन। क्या कहते हैं? एका आंदोलन। एका आंदोलन को दबाने के लिए लेनिन ने क्या किया? एका आंदोलन को दबाने के लिए लेनिन ने चेका का गठन किया। चेका क्या था? लेनिन के द्वारा बनाया गया एक विशेष पुलिस फोर्स, स्पेशल ट्रेंड। और चेका ने क्या किया? जो पैसे वाले लोग जो आंदोलन में शामिल था, जिसका धन संपत्ति छिना गया था, उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब वो सोचा कि साला एक तो पहले धन संपत्ति छीन लिया, अब तो मतलब मारने के चक्कर में लग गया यार। जान बचा के भागा, क्योंकि पैसे वाले लोग गरीब हो सकते हैं, वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जान से बड़ा प्यार करते हैं। गरीब होने के बाद भी जान से बड़ा प्यार करते, उसको जान नहीं गंवाना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? एका आंदोलन समाप्त हुआ। अब आपसे पूछेगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। चलो इसको समाप्त करते हैं। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू कम, मैं फिर से आ जाना चाहता हूं जहां हम थे। कहां थे ये आपको भी मालूम है कि हम लोग थे अपने जगह पे और इस जगह पे। तो बुआ, चूंकि रूसी क्रांति के कारण दूगो पढ़ लीजिएगा। रूसी क्रांति का कारण क्या था? रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को बता दे। तो पहला कारण था जार का निरंकुश शासन, दूसरा गरीबों और किसानों की दयनीय स्थिति, तीसरा कारण था औद्योगिक संकट, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे थे वो सब समाप्त होने लगे थे। रूसीकरण की नीति भी एक कारण था। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेस। सो गाइज, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं गरीब मजदूर किसानों को। रूस में क्या कहा जाता था? सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। थोड़ा सा गरीब किसान लोगों को क्या कहा जाता था? तो जिसमें मजदूर किसान लोग थे। अच्छा, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूस के किसान क्रांति से पहले बहुत ही घटिया स्थिति थी, क्योंकि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा क्या किया गया? ये वाला लाइन को याद रखिएगा कि कृषि दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो 1861 ईस्वी में की गई थी। लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए थे। तो दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन को आखिर यहां पर ले ही आया, रूसी क्रांति के कारण को बतावे, किन्हीं 2 कारण को बतावे। बुआ, आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद क्या है? एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी वर्चस्व होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। खूनी रविवार के बारे में तो आप नहीं जानते हैं। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? ऐसी स्थिति हो गई थी ना, सेंट पीटर्सबर्ग में जार का जो राजमहल था, उसमें गरीब भूखे अधनंगे मजदूर जो है अपने बीवी बाल बच्चे को लेकर भोजन के लिए छोटे मालिक मुझे रोटी दो, छोटे मालिक मुझे रोटी दो का नारा लगाकर उसके राजमहल में प्रवेश
आदेश किए, लेकिन उसके बदले में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश क्या दिया मालूम है? गोलियां चलाओ, और उस पर फायरिंग करवा दिया। उन मजदूरों को रोटियां तो नहीं, गोलियां नसीब हुई। आप समझ सकते हो, लाशों का ढेर लग गया। रविवार का दिन था उस दिन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसीलिए इसको हम ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से। इसको देख लेना है। और रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति को एक बार जरूर देख लीजिएगा। रूसीकरण की नीति, रूस का जो शासक था वो प्रयास किया था कि हम एक रूस, एक जार, एक शासक, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। बुआ अब आइए, इसमें हम ज्यादा आपको नहीं कहेंगे। इस प्रश्न को देखिएगा, बार बार आपके जो है ना क्वेश्चन बैंक में घूम रहा है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था और रूस के सम्राट को जार कहते थे। रूस में किसान मजदूर जो था ना, उनकी स्थिति सही नहीं थी। तो इस प्रकार से वो क्या थी, साम्यवाद आया तो इन लोगों को एक उम्मीद जगा। क्या जगा? उम्मीद जगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लगभग हम यहां से निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने जो किताब बनाया है, नोट्स बनाए यार, सुपर्ब है। और मालूम है, इंटर में, आर्ट्स में मैंने हर एक विषय में ऐसे ही चैप्टर वाइज नोट्स लिख दिया है। और हमारे यहां जो भी जुड़ रहे हैं ना, उसको शुरू से ही हर एक चैप्टर का नोट्स का पीडीएफ बनाकर उसको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाता है, और मालूम है प्रिंट करके भी दे देते, वो भी मालूम है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप डिसाइड करो घर बैठकर वेयर टू ज्वाइन एंड वेयर नॉट टू ज्वाइन। हाँ, क्योंकि हमारे यहां क्या होता है ना, सब कुछ उलटफेर हो जाता है। असली जगह पर लोग पहुंचते नहीं है, और बाद में जिलेबी खरीदने के चक्कर में पता चलता है कि वो रसमलाई को छोड़कर रसमलाई का रेट जिलेबी वाले को देकर रसमलाई के जगह पर जिलेबी खा लिए। तो सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो दोस्तों, हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हमको इतना समय नहीं, हम आ जाते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो यहां पे जो हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस का एक बहुत ही बड़ा सीरीज है, एंड यू विल हैव टू ट्राई टू लुक ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। हम नहीं समाप्त कर सकते, हमारे लिए कम से कम आपको जो है ना एक लंबा, चूंकि अभी 9 बज रहा है, तो आप हमसे यूं ही समझ लो कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप तो देख लिए, मैं इसमें चलता चला जाऊंगा, और मालूम है एक विषय भी पूरा नहीं हो पाएगा और आपके पास उतना समय। तो सबसे पहले आप क्या करो मालूम है? रिलैक्स योरसेल्फ। I want to give you some important motivational suggestions to you। मैं एक ऐसा आपको उपाय बताना चाहता हूं कि जितना VVI में, अगर आप हमारे 2 महीने का क्लास किए होंगे ना बच्चों, तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि विच आर इंपॉर्टेंट और विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने अपना एक गेस पेपर आपको दिया था, याद होना चाहिए, देखो भूलो नहीं, और वही आज की रात संजीवनी बन जाएगा। तुम उस क्वेश्चन हमारे द्वारा जो दिए गए ना ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, सारे क्वेश्चंस को निगल जाओ मेरे बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉल करो, आई विल शॉर्टली ज्वाइन। क्योंकि वीडियो का टाइमिंग बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक नसीहत देना चाहूंगा कि आप मेरे यहां क्यों जुड़े। तो यहां पर देखिए, निराला आर्ट्स क्लासेस जो कि 11th और 12th के बैचेस को चला रही है, और आप में होगा दम तो टॉपर बनाएंगे हम। ज्वाइन सुन। अब देखिए, अब निराला आर्ट्स क्लासेज में, ये हमारे जवानी का फोटो है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर, क्योंकि हमारे टीम में डिजिटल पैनल पर आपको 3D मैप दिखाया जाता है, एटलस दिखाया जाता है, और मानचित्र का तो इतना बारीकी से हम अध्ययन कराते हैं ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कैलिफोर्निया कहां है, ऑक्सफोर्ड कहां है, ये सारा नक्शा, द वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, वो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ज्वाइन द बेस्ट प्लेस। अब देखो यहां पर आप यह देखो 12वीं का नया बैच शुरू हो गया और आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो। बताइए ऐसे होगा? मेरे स्टूडेंट्स अगर हो तो आओ, जुड़ते हैं नए बैच से। अगर आपके गांव मोहल्ले में भी कोई हो तो उसे तो सजेस्ट कर ही सकते हो ना, डेमो क्लासेस में क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं, 2-4 दिन देखेंगे, अच्छा लगेगा। देखो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2000 स्क्वायर फीट में ये क्लासरूम है, और रिजल्ट का तो पूछो नहीं, हर साल टॉपर देते हैं, 96, 95, 93 हर साल आता है बच्चों। और एक्सपीरियंस 14 ईयर्स, और पर्सनालिटी भी ठीक ठाक, और आवाज में भी है दम, और या शौक से
या मेरे खौफ से बच्चे पढ़कर निकलते हैं। हाँ, तो सारी सुविधाएं एक साथ। अब देखो यहां पे मैंने निराला आर्ट्स क्लासेज का 12वीं का बैच प्रारंभ कर दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ी घोषणा क्या है, मैं ही हूं, ये थोड़ा सा डिजिटल टाइप है। और एक और मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे निराला विद्या मंदिर के बच्चे के लिए, ज्वाइन मी, मैट्रिक एग्जाम के बाद फ्री स्पोकन क्लास। तो आपसे हम पैसा ही नहीं मांग रहे, अगर आप निराला कहे तो कार्ड दिखाइए, अब मंगनी में टोकन पाइए। तो सिंपल है कि आप फ्री में, ये मेरे द्वारा, उमेश सर के द्वारा छोटा सा सौगात समझिए। एक बस परीक्षा देकर आइए, 2-3 दिनों के बाद यहाँ क्या क्लास स्टार्ट हो रहा है, जुड़िए। वेलकम बैक। अब हम मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तो हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।